अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फरूख अब्बास और चैनल है न्यूट्रल बाय जावेद चौधरी। नाज़रीन, आज एक बहुत ही डिफरेंट व्लॉग लेके आपके सामने हाजिर हैं। कुछ आपको ऐसी चीजें समझाएंगे जो आपने इससे पहले सुनी नहीं होंगी और सुनेंगे तो थोड़े आप हैरान हो जाएंगे। इसके अंदर आपको ये बताएंगे इंटरनेशनल जो सियासत है ये एक शतरंज की तरह होती है और आपको कुछ पता नहीं होता आपका दोस्त कौन है, आपका दुश्मन कौन है। तो एक तो ये टॉपिक होगा और दूसरा एक और टॉपिक पाकिस्तान के हवाले से कि पाकिस्तान का कोई भी सरकारी इदारा आखिर फायदे में क्यों नहीं है। जैसे PIA अगर बिका तो और कौन कौन से इदारे हैं जो इस लाइन में लगे हुए हैं, उन इदारों को तबाह किसने किया, क्या वजूहात थी जिसपे वो तबाह हो गए। आज नाम लेके आपको वजूहात भी बताएंगे, इदारे भी बताएंगे, शायद कुछ नाम भी आपको बता देंगे किसने इन इदारों को तबाह किया। और अभी भी बहुत सारे इदारों के इलाज को हुकूमत जानती है कि इलाज क्या है, लेकिन वो जानबूझ के नहीं किया जाता। वो बीमारियां क्या है, वो इलाज क्या है, ये भी जानिएगा। तो ये है आज के हमारे दो बड़े टॉपिक्स। तो चॉइस आपको हम वेलकम कहते हैं आप ही की शो में। बहुत शुक्रिया जनाब, बड़ी मेहरबानी आपकी, मैं बहुत ज़्यादा ममनून हूँ। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और ये जो बेल आइकन है उसको जरूर प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और ये याद रखें कि रशीवा सदका जारिया होती है। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगे तो किसी न किसी के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। और हमने अपना कॉलम 0 पॉइंट अब अपनी वेबसाइट javech.com के ऊपर प्लेस करना शुरू कर दिया है। आप हमारे कॉलम वहाँ पे पढ़ सकते हैं। मेरा ख्याल है शायद आप लीबिया का मामला जो है ना उसे डिस्कस कर। अच्छा, पहली बात तो ये है कि लीबिया एक बहुत ही पुराना मुल्क है और बड़ा मुल्क है और एक वक्त था कि इटली ने इसके ऊपर कब्जा किया हुआ था और ये इटालियन कंट्रोल में रहा है। और इसके खिलाफ फिर इटालियंस के खिलाफ एक बहुत बड़ी जंग लड़ी और उसके बाद ये लीबिया आज़ाद हुआ। और अभी भी जो लीबिया है वहाँ से लोग ऑस्ट्रेलिया स्मगल होते हैं, यानी बड़े कश्तियों के ऊपर जाके वहाँ से वो इटली चले जाते हैं। ह्यूमन ट्रैफिकिंग जो ना अभी भी लीबिया उसके लिए इस्तेमाल होता है। और उसका जो रूट है, यहाँ से लोग इजिप्ट जाते हैं, यहाँ किसी और अरब मुल्कों में, और वहाँ से सहरा के अंदर ट्रैवल करते हैं, लीबिया पहुँच जाते हैं और फिर लीबिया से कश्तियों के ऊपर या जहाज़ों के ऊपर जो है आगे इटली चले जाते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा बहुत सारे जहाज डूबे भी वहाँ पे बहुत, और बहुत लोग मरे, जिसमें पता नहीं 200-225 तो पाकिस्तानी भी शामिल थे। वो इसलिए कि यहाँ से इटली बहुत करीब है और ये कभी इटली की कॉलोनी भी रहा। और इसके साथ उमर मुख्तार उनका एक फ्रीडम फाइटर था जिसने बहुत बड़ी जंग लड़ी थी और उसके बाद फिर उसने लीबिया को आज़ाद किया था और इटालियन उसको फांसी दे दी थी। और उसके ऊपर फिल्म भी बनी है, बड़ी मज़ेदार फिल्म बनी है और बड़ी खूबसूरत फिल्म बनी है। एंथनी कोइन जो है ना उसके अंदर वो उमर मुख्तार बना हुआ है। अच्छा। और वो लीबिया ने स्पॉन्सर की थी। अब कर्नल कज़ाफ़ी जो थे वो इसके बहुत तवील अरसा तक वो प्रेसिडेंट भी रहे हैं और इसके सब कुछ रहे हैं। कर्नल कज़ाफ़ी साहब जो थे उनके कोई बहुत सारे काम ऐसे थे जो बहुत अच्छे थे और कुछ काम बहुत ही नेगेटिव थे उनके। जो अच्छे काम ये थे वो ये था कि उन्होंने पूरे मुल्क को यूनाइट करके रखा हुआ था और लोगों को फैसिलिटेट बहुत किया था। मसलन लीबिया शायद दुनिया का वाहिद मुल्क हो जिसके अंदर ये फैसला हुआ था कि कोई लिबियन के पास काम नहीं करेगा। अच्छा। हाँ, यानी अगर फर्ज करें हम दोनों जैसे पाकिस्तानी हैं ना, हम दोनों एक दूसरे के साथ काम कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पे कोई लिबियन किसी लिबियन के साथ काम नहीं करता था। तो उसको जितने भी बंदे चाहिए होते थे वो बाहर से इंपोर्ट करता था। वो पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, इंडिया से, दूसरे मुल्कों से मंगवाता था। तो अब जो भी सर्व करता था वो किसी और मुल्क का बंदा होता था, वो लिबियन नहीं होता था। मतलब फर्ज करें आपने रेस्टोरेंट बना लिया है, तो अब एक शहरी आया है लिबियन, उससे खाना खाना है, तो उसको लिबियन सर्व नहीं करेगा, उसे कोई और मुल्क का आदमी जो है वो आके सर्व करेगा। तो उसे जरा प्राइड फील होता था कि जनाब हम सुपर पावर हैं बड़े। तो ये जो कर्नल कज़ाफ़ी साहब करते थे। अब कर्नल कज़ाफ़ी साहब जो थे ना, थोड़ा सा दिमाग उनका खिसक गया था कुछ अरसे के बाद। वो बड़े एब्सोल्यूट पावर में चले गए थे। जब एब्सोल्यूट पावर है तो इंसान को करप्ट भी करती है और उसका दिमाग भी खराब कर देती है। तो कर्नल कज़ाफ़ी साहब का माइंड जो ना बड़ी हद तक खराब हो गया। एक तो उन्होंने ख़वातीन को अपना सिक्योरिटी गार्ड रख लिया था। तो उनकी जो ख़वातीन थी, जो सिक्योरिटी गार्ड थी, वो 6-6 फुट की ख़वातीन थी और बहुत हैवी वेट, और उनके ही वो हर वक्त सर्कल में रहते थे। दूसरा ये था कि उनको टेंट में रहने का बहुत शौक था। तो उन्होंने सहरा के अंदर टेंट लगा रखे थे मुख्तलिफ जगहों पे। तो कभी एक जगह से निकल के दूसरे टेंट में चले जाते, दूसरे टेंट से तीसरे टेंट में चले जाते थे। ठीक है। और उसके बाद जब वो UN भी आते थे या फ्रांस भी आते थे तो अपने ऊँट साथ लेके आते, ऊँटनियाँ साथ लेके आते थे जिनका दूध पीते थे। और वहीं पे वो UN के सामने भी एक मरतबा उन्होंने टेंट लगा लिया और टेंट के अंदर रहना शुरू कर दिया उन्होंने। अच्छा। तो फ्रांस के अंदर भी वो इस टाइप की हरकत करते रहते थे। लोग बड़े हंसते थे कि इनको क्या हो गया। तो वो इस टाइप की न्यूज़ जो थी वो क्रिएट करते रहते थे। एक बार शांज़ेलीज़े जो पेरिस की वो मशहूर सड़क है और वहाँ पे ट्रैफिक जो है वो बहुत ज़्यादा स्पीड से आप गाड़ी नहीं चला सकते। तो उनका बेटा जो था उसने नई फरारी गाड़ी खरीदी और उसने बड़ी स्पीड से वहाँ पे चलाई। तो वहाँ पे पुलिस ने पकड़ लिया उनको। अब फ्रांस जो है वो किसी बंदे के साथ रायत नहीं करता, उनका कानून बड़ा टाइट है। तो उन्होंने पकड़ के उसको जेल में बंद कर दिया। तो अब छुड़ाने की बड़ी कोशिश की सफारतकारों ने, बाकी सब ने, लेकिन नहीं उन्होंने छोड़ा। तो फिर कर्नल कज़ाफ़ी ने उसे डिप्लोमेट डिक्लेयर कर दिया इमीडिएटली, एक लेटर जारी करके, डिप्लोमेटिक पासपोर्ट जारी करके। तो अपने बेटे को डिप्लोमेट कर दिया और इम्यूनिटी होगी। उसके बाद वो जेल से निकला। इस टाइप के एक और अरोना फ्लासी एक बहुत मशहूर जर्नलिस्ट थी। मैंने उनको इंटरव्यूज विद हिस्ट्री, उनकी किताबें बड़ी मज़ेदार, इटालियन थी और बहुत ही अच्छी जर्नलिस्ट थी। वहाँ पे उनका मैं देख रहा था कि वो कर्नल कज़ाफ़ी का इंटरव्यू करने के लिए गई। जब कर्नल कज़ाफ़ी का इंटरव्यू करने के लिए गई तो उसने एक अजीब वाक़या लिखा। उसने कहा जी मुझे उन्होंने कहा था कि आप आएँ। तो मैं जब गई वहाँ पे तो अब उनका जो प्रेसिडेंशियल पैलेस है उसके ड्राइंग रूम में मुझे बिठा दिया गया। फिर उसके बाद दरवाजे खुलने शुरू हुए और ठक ठक की आवाज़ें शुरू हुई जैसे कोई घोड़ा चल रहा है। और इमीडिएटली फिर मैंने देखा कि कर्नल कज़ाफ़ी साहब घोड़े पर बैठे हुए ड्राइंग रूम में आ गए, घोड़े समेत। और घोड़े के ऊपर बैठे बैठे उन्होंने कहा कि हाँ जी इंटरव्यू शुरू करें। तो उसको इतना बुरा लगा कि उठ के आ गए वहाँ से। तो बड़ा उनको रोका लेकिन वो नहीं मानी। उन्होंने कहा मैं इस आदमी का इंटरव्यू नहीं
करूँगी, तो उसने इंटरव्यू नहीं किया, बस उसने वाक़या लिखा कि जी मेरे साथ ये अजीब सा वाक़या हुआ कि वो घोड़े पे आ गया था अपने ड्राइंग रूम में। फिर कर्नल कज़ाफ़ी साहब ने अपनी एक ग्रीन बुक बनाई हुई थी, जो अपने ही उनके ख़्यालात थे और वो पूरे मुल्क के लिए उसे पढ़ना ज़रूरी था। अच्छा। उनकी अपनी अख़लाक़ियात उसके अंदर होती थी, वो कहते थे लो जी इसको पढ़ें आप और उसके ऊपर अमल दरामद करें। कर्नल कज़ाफ़ी की ये भी अजीबो-ग़रीब सी हरकत थी। अच्छा, इसके अलावा उन्होंने एक मरतबा एटमी बम बनाने का ऐलान कर दिया, एटम बम बनाने का, तो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा फटा हुआ। बल्कि पाकिस्तान जो था उसको शायद ये आपको जान के हैरत होगी कि जब पाकिस्तान ने एटॉमिक पावर बनने का फ़ैसला किया ज़ुल्फ़िकार भुट्टो साहब ने, तो पहला जो प्लांट था पाकिस्तान ने वो फ्रांस से खरीदा था, जो प्लूटोनियम का था और उससे प्लूटोनियम के ज़रिए बम बनाना था, तो उसके सारे पैसे कर्नल कज़ाफ़ी साहब ने दिए थे। भुट्टो साहब के साथ उनके बड़े अच्छे ताल्लुकात थे। वो सारे पैसे कैश में आए थे, जहाज़ों के अंदर भर के, और क्योंकि वो ज़ाहिर है पैसे ट्रांसफ़र नहीं कर सकते थे, तो उसके बाद फिर पाकिस्तान ने वो कैश में फ्रांस को भी पैसे अदा किए। तो उसके अंदर फ्रांस भी था और साथ कनाडा भी था, तो बहुत बड़ा फंडा उसको पड़ा था। तो इस टाइप की मेहरबानियाँ भी वो करते रहते थे। फिर पाकिस्तान से उसने कहा जी प्लांट भी पाकिस्तान से खरीदने की कोशिश की, फिर पाकिस्तान के साइंसदान भी वहाँ पे जाते रहे, लेकिन बाद में फिर यूएन ने पाबंदी लगाई बड़ी टाइट करके और पाकिस्तान को भी बहुत टाइट किया, जिसके बाद फिर पाकिस्तान पीछे हट गया। तो अब जब ज़ुल्फ़िकार भुट्टो साहब को गिरफ्तार कर लिया जनरल ज़ियाउल हक ने, तो कर्नल कज़ाफ़ी ने ऐलान कर दिया था कि मैं जेल तोड़ के ज़ुल्फ़िकार भुट्टो को निकालूंगा। तो इस हद तक उस वक्त क्राइसिस पैदा हो गया था। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को और उनके साहबजादे जो ज़ुल्फ़िकार भुट्टो साहब के बाकी हैं, उन सबको फाइनेंस भी करते रहे बहुत अरसा, और बल्कि लीबिया के पासपोर्ट भी उनके पास थे, वहाँ से वो ट्रैवल भी करते थे। फिर जब पाकिस्तान ने एटमी तजर्बात किए, तो उसके बाद ज़ाहिर है यूएन ने पाबंदी लगा दी पाकिस्तान पे। जब पाबंदी लगाई तो फिर मियां नवाज शरीफ की गवर्नमेंट थी, तो उन्होंने मुख्तलिफ वफ्द बना के मुख्तलिफ मुल्कों में भेजे। तो चौधरी शुजात साहब को एक वफ्द का लीडर बना के उन्होंने लीबिया भेज दिया। तो चौधरी साहब शुजात साहब बड़ा मज़ेदार वाक़या सुनाते हो, कहते जब मैं गया तो उसके बाद उन्होंने हमें गाड़ियों में बिठाया, तो 2-4 घंटे तो गाड़ी शहर के अंदर ही चलती रही, किसी जगह पहुंची नहीं। तो हम बड़े हैरान हुए कि आगे भी हूटर पीछे भी हूटर और गाड़ियाँ चली जा रही हैं। फिर वो सहरा के अंदर ले गए, वहाँ पे एक टेंट के अंदर बिठाया, वहाँ पे भी कुछ नहीं था। फिर किसी और जगह ले गए, उस टेंट में फिर कर्नल कज़ाफ़ी साहब बैठे हुए थे। जब हम उनके सामने गए, हमारे साथ एम्बेसडर भी था, हमने उसको सलाम किया, तो कर्नल कज़ाफ़ी साहब ने दूसरी तरफ देखना शुरू कर दिया, उन्होंने हमारे सलाम का जवाब भी नहीं दिया। तो हम खड़े हैं और कर्नल कज़ाफ़ी साहब रुस के मुंह बना के दूसरी साइड पे उन्होंने देखी जा रहे हैं। तो कहने लगे, फिर दरमियान में उनके अपने मिनिस्टर ने इंटरवीन किया, फिर दूसरे लोगों ने भी इंटरवीन किया और उसके बाद कहा जी कि आप जरा बात तो करें इनके साथ। तो कर्नल कज़ाफ़ी ने कहा कि मैं आप लोगों से बहुत नाराज़ हूँ क्योंकि आपने एटमी तजर्बे किए हैं, एटमी धमाके किए हैं, तो आपने मुझसे पूछा ही नहीं। आपको चाहिए था कि मुझसे पूछते। तो इस टाइप की उनके अंदर ये था। और एक मरतबा उन्होंने, आपको पता होगा, एक त्यारा जो था उसे बम से उड़ा दिया था, जिसके बाद बहुत ज़्यादा फटा पड़ा, उसमें से पता नहीं 200-250 बंदा मर गया था उसके अंदर। अच्छा। हाँ जी, वो तो बहुत बड़ा स्कैंडल था इंटरनेशनल। तो बाद में बड़ा अरसा पाबंदियां रही यूएन की तरफ से, और फिर उसके बाद फिर ये इंटरनेशनल कोर्ट में गया और फिर इनको कोई $1 बिलियन अदा करने पड़ गए सब पैसेंजर्स के, लॉकीम को, वो अदा कर दिए लीबिया ने। तो बहरहाल ये लंबी कहानी है। और लीबिया क्योंकि उस वक्त बड़ा स्ट्रांग था, पैसा बहुत था, और जब ज़ुल्फ़िकार भुट्टो साहब ने पाकिस्तानियों को बाहर भेजना शुरू किया, तो लीबिया पहली डेस्टिनेशन थी जहाँ पे पाकिस्तानी गए थे, और बड़ी तादाद में पाकिस्तानी थे वहाँ पे लीबिया पे। और बड़ा जो खुशहाली पाकिस्तान के अंदर आई थी वो लीबियन पैसे से भी आई थे, क्योंकि वहाँ तराबलस उनका, दायरे बिनगाजी और तराबलस 2 उनके बड़े शहर हैं। तो अब कर्नल कज़ाफ़ी को फारग करने के चक्कर में जो वेस्टर्न फोर्सेज है उन्होंने एक तो मुल्क को तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया। तो एक बड़ा स्ट्रांग इकॉनमी के लिहाज से जो मुल्क था, 2 मुल्क, एक इराक और दूसरा लीबिया, इन दोनों मुल्कों को तबाह करके रख दिया, बर्बाद कर दिया जिसको कहते हैं। फिर बर्बाद करने के बाद ये भी फैसला हुआ कि इसको 2 हिस्सों में तकसीम करते हैं। तो अब लीबिया के अंदर 2 गवर्नमेंट्स हैं, 2 अलग अलग हिस्से हैं। एक तराबलस के अंदर है जो ज़ाहिर है पुराना उनका कैपिटल है और वो चला आ रहा है, और यहाँ पे इसको वेस्टर्न फ्रंट कहते हैं। तो वेस्टर्न फ्रंट है, उसके अंदर गवर्नमेंट है, नेशनल गवर्नमेंट है, नेशनल यूनिटी की गवर्नमेंट है, और इसको यूएन भी तस्लीम करता है, और इसके साथ जो वेस्टर्न कंट्रीज है वो भी तस्लीम करते हैं, तुर्किया भी, कतर भी, अमेरिका भी, और ये सारे जो मुल्क हैं ये तराबलस की गवर्नमेंट जो है उसको सपोर्ट करते हैं। और जो दूसरी साइड है, जैसे लिबियन नेशनल आर्मी चला रही है, और लिबियन नेशनल आर्मी जो है वो ईस्टर्न फ्रंट है। तो ईस्टर्न फ्रंट जो है उसको कुछ और मुल्क हैं जो उसको सपोर्ट कर रहे हैं, जो इसके साथ खड़े हैं। उसके अंदर रूस भी है, मिस्र भी है, यूएई है, पाकिस्तान है, फ्रांस है, ये वो मुल्क हैं जो इसके साथ खड़े हैं। अब ये जो दोनों हिस्से हैं ये बहुत ताकतवर हैं और इनके पास बहुत पैसा है। उसकी वजह यह है कि तेल बहुत ज़्यादा है, पेट्रोल बहुत ज़्यादा निकलता है लीबिया से,